kinds of animal killing, the killing of cows is most vicious because the cow gives us all kind of pleasure by supplying milk. Cow slaughter is an act of the grossest type of ignorance. One who being fully satisfied by milk is desirous of killing the cow is in the grossest ignorance. Bhagavad Gita. When I see a cow, it is not an animal to eat, it is a poem of pity for me, and I worship it, and I shall defend its worship against the whole world. Mahatma Gandhi. Everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing a new topic, and this is lumpy skin disease. We'll be discussing what this disease is, what are the symptoms, and what are the measures that can be taken to contain this disease, and what are the measures that are being taken by the government right now. Right? So let's begin. This video has a lot to know. So let's begin. First we need to know lumpy skin disease आखिर होता क्या है. आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर. हम इसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्किन डिजीज़ होती क्या है, किन में ये फैलती है और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है. तो सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज़. लंपी स्किन डिजीज़ एक लंपी स्किन डिजीज़ वायरस LSDV लंपी स्किन डिजीज़ वायरस द्वारा फैलाई जाती है. एक इस वायरस द्वारा होती है. अब कोई भी वायरस किस तरीके से उसे जो है क्लासिफाई किया जाता है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहले होती है फैमिली. सबसे ऊपर होती है फैमिली. राइट. एक फैमिली बहुत सारे जीनस के अंदर डिवाइड होती है. एक फैमिली आगे चलकर डिवाइड होती है जीनस के अंदर इस तरीके से. जीनस और जीनस आगे चलकर डिवाइड होंगे स्पीशीज़ आप कह सकते हो, या फिर ऑर्गेनिजम्स. इनके अंदर आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड होता है. इस तरीके से ये चलता है. सबसे ऊपर अगर कोई देखा जाए तो सबसे ऊपर होती है फैमिली. फिर फैमिली आगे डिवाइड होती है जीनस, और जीनस आगे इस तरीके से स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. अब अगर हम आगे इसमें बात करें तो जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के केस में अगर इसी तरह बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे ऊपर होती है फैमिली. सबसे ऊपर होती है फैमिली, फिर आते हैं जीनस. फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद आता है ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेंस. ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिमेंस. अगर इस डिज़ीज़ के केस में देखा जाए तो इस डिज़ीज़ की फैमिली है, इस डिज़ीज़ की फैमिली है पॉक्सविरिडे फैमिली. पॉक्सविरिडे फैमिली. ओके, पॉक्सविरिडे फैमिली. जीनस, एक फैमिली बहुत सारे जीनस के अंदर डिवाइडेड होती है. तो इसमें बेसिकली दो जीनस मेजर है. एक है जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस, जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस, और दूसरा है जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस. जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस और जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस. जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस से अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म आता है आपका लंपी स्किन डिजीज़ वायरस. लंपी स्किन डिजीज़ वायरस. राइट. और अगर जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस की बात करें तो इससे आपका आता है मंकी पॉक्स वायरस. मंकी पॉक्स हो गया, उसके अलावा चिकन पॉक्स हो गया. ऐसे वायरसेस इसके थ्रू आते हैं. तो हमने जैसे बताया था सबसे पहले फैमिली, फिर जीनस, फिर ऑर्गेनिज्म, उसी के तहत हमने इस लंपी का भी एक क्लासिफिकेशन आपको बता दिया. अब आगे इसमें डिस्कस करें तो देखिए, पॉक्सविरिडे फैमिली. पॉक्सविरिडे फैमिली के दो जीनस, जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस और कैप्रीपॉक्स वायरस. कैप्रीपॉक्स वायरस का होता है लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, और ऑर्थोपॉक्स का स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स. अब ये जो इसकी सिमिलैरिटीज़ है, इसकी एंटीजेनिक सिमिलैरिटी, जीन्स इस वायरस के, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के जो जीन्स हैं वो किससे सिमिलर है? शीप पॉक्स के और गॉट पॉक्स वायरस के जीन से सिमिलर है. लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के जो जीन्स हैं, जीन्स वो सिमिलर हैं
गॉट पॉक्स वायरस से, शीप पॉक्स वायरस से। इसी कारण अभी कोई दवाई नहीं मिली है लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की, इसी कारण गॉट पॉक्स वायरस की दवाई ही लंपी स्किन डिजीज़ वालों को दी जा रही है। इसीलिए गायों को आजकल गॉट पॉक्स वायरस की दवाई दी जा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके जो जीन्स हैं वो सेम है, तो असर भी लगभग सेम ही होता है। आगे अगर डिस्कस करें तो ये जूनोटिस नहीं है, ये जो वायरस है ये जूनोटिस वायरस नहीं है। अब ये क्या होता है, ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा, ये जूनोटिस नहीं है और इसी कारण ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा। अब ये वायरस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, ये या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। ओके, ये डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है। अब डायरेक्टली की अगर हम बात करें तो ये किसी कैसे डायरेक्टली और कैसे इनडायरेक्टली, सबसे पहले वो समझते हैं। पहले हम डायरेक्टली की समझते हैं कि कैसे ये वायरस डायरेक्टली फैल सकता है। ठीक है, कैसे ये वायरस डायरेक्टली फैल सकता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक कैटल है और ये दूसरी कैटल है। ओके, ये कैटल है, ये दूसरी कैटल है। एक मॉस्किटो है, उसने इसे लंपी वायरस हो रहा था, इसे लंपी स्किन डिजीज़ वायरस हो रहा था इस वाली कैटल को। कोई मॉस्किटो ने इस वाली कैटल को काटा और ये जो कंटामिनेटेड ब्लड था अपने अंदर ले लिया। फिर ये उड़कर इस दूसरी कैटल को काटता है और वो जो कंटामिनेटेड ब्लड इस कैटल से लेकर आया था वो इसके अंदर पहुंचा देता है। तो ये भी लंपी डिजीज़ से ग्रसित हो जाएगी। ये इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आई, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये कंटामिनेट ये इससे जो है डिजीज़ इन्हें लगी है। तो और ये कौन है, ये इसे कहा जाता है, इस थर्ड पर्सन को कहा जाता है वेक्टर। और यहाँ पर वेक्टर क्या है, मॉस्किटो हो सकता है, फ्लाइज हो सकती हैं, ये वेक्टर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से डायरेक्टली ये ग्रसित हो सकते हैं। अगर इसी में अगर इनडायरेक्टली की बात की जाए, इनडायरेक्टली अगर बात करें, इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, तो इनडायरेक्टली होगा फॉर एग्जांपल ये एक वाटर पूल है, पॉन्ड है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है और ये गाय है जो यहाँ इस पॉन्ड पर पानी पीने आई है, पानी पिया इसने, ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से ग्रसित है ये गाय। दूसरी गाय भी आई हैं जो यहाँ पर पानी पी रही हैं। अब ये जो गाय है जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से ग्रसित थी, इसने वो वायरस इस पॉन्ड में इसके सीक्रेट हो गया, सलाइवा के थ्रू या किसी भी तरीके से इस पॉन्ड में डिस्चार्ज हो गया। ये जो दूसरी गाय पानी पी रही थी वो भी यही पानी पी रही हैं और वो जो वायरस है वो इनके अंदर चला जाएगा और ये भी लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से ग्रसित हो जाएंगी। तो ये डायरेक्ट है, इस तरीके से ये एक दूसरे से डायरेक्टली हो सकती हैं। अब आगे अगर हम इसमें डिस्कस करें तो लिम्फ नोड्स पर ज़्यादा अटैक करता है, किसी भी एनिमल के, किसी भी मतलब कैटल्स के लिम्फ नोड्स पर ये इसका ज़्यादा असर देखा जाता है। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स वो एलिमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। अब फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाली जगह पर ही हमला कर दिया तो शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा, राइट। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री का जहाँ पर उसके आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टोर करके रखे हुए थे, दुश्मन ने उसी को उड़ा दिया तो कंट्री खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेगी। उसी तरह ये जो लिम्फ नोड्स हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इसी पर अगर यही उस लंपी स्किन डिजीज़ से सबसे पहले चपेट में आते हैं तो फिर वो शरीर को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा बाकी डिजीज़ से, इसीलिए इम्यूनिटी पावर तुरंत घटती चली जाती है। तो लिम्फ जो है, लिम्फ नोड्स वो एनलार्ज होते चले जाएंगे और लम्प्स जैसे बन जाएंगे। लम्प्स क्या होती हैं, गांठें। तो ये लम्प्स जैसे बनते चले जाते हैं, शरीर के ऊपर दिखने लग जाते हैं स्किन पर, और लम्प्स के नाम से ही इसका नाम लंपी पड़ा है, राइट, लंपी, इसी नाम से इसका नाम लंपी पड़ा है। अब आगे इसमें देखें तो सिम्टम्स अगर हम देखें तो कैटल, किसी भी कैटल के हेड पर, लिम्स में, नेक पर लम्प्स देखने को मिलती है, इस तरीके की गांठें देखने को मिलती है, राइट, इस तरीके की गांठें देखने को मिलती है। और हाई फीवर, बहुत तेज़ फीवर देखने को मिलता है। मिल्क यील्ड, इनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लगातार घटती चली जाती है। इमेसिएशन, या तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा
वीकनेस इनमें आ जाती है। साथ ही आइज़, नोज़, ये सब डिस्चार्ज, यहाँ से एक अलग ही तरीके का सीक्रेशन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और भूख भी इनकी कम हो जाती, एपेटाइट भी कम हो जाती है। अब आगे हम इसमें डिस्कस करें तो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है अफेक्ट होने से लेकर सिम्टम्स दिखने तक के बीच का पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज ये कोई पर्टिकुलर कैटल लंपी से अफेक्ट हुई है, लेकिन आज ही इसमें सिम्टम्स थोड़ी ना दिखने शुरू हो जाएंगे। आज अफेक्ट हुई है तो आज ही सिम्टम्स तो दिखेंगे नहीं, सिम्टम्स कुछ दिनों बाद दिखेंगे, राइट। तो कोई भी कैटल आज अफेक्ट हो रही है तो सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड में हमने देखा, कोई इंडिविजुअल आज इफेक्ट हो रहा है तो 14 डेज बाद उसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। उसी प्रकार जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो इंक्यूबेशन पीरियड यूनाइटेड नेशन FAO, UNFAO, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अफेक्ट होने से सिम्टम्स दिखने तक के बीच का पीरियड जो है वो 28 डेज़ का है। ये किसके हिसाब से? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये 28 डेज़ का है। और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड बताती हैं, तो कुछ 14 डेज़ बताती हैं। हम इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि सब लोग इसे ही एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सली, तो इसी कारण इसके जो रिपोर्ट्स हैं उसे ही ज़्यादा ट्रू माना जाता है। आगे अगर हम इसमें डिस्कस करें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले ज़ाम्बिया, अफ्रीका का एक कंट्री है ज़ाम्बिया, 1929 में ज़ाम्बिया के अंदर डिटेक्ट हुआ था और धीरे धीरे बाकी के अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर फैलता चला गया। तो ज़ाम्बिया लगभग यहाँ देखिए यहाँ एक देश है ज़ाम्बिया, राइट, अफ्रीका के अंदर यहाँ। फिर ये धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैला, फिर अफ्रीका से ये जो है वेस्ट एशिया के अंदर चला गया। वेस्ट एशिया से फिर ये साउथ ईस्ट यूरोप में फैला, साउथ ईस्ट यूरोप के बाद सेंट्रल एशिया में आया, फिर अब 2019 में चाइना, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, लगभग इतने एरिया में ये फैला है, इतने एरिया को इसने इफ़ेक्ट किया है। आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ज़ाम्बिया से बाकी के यूरोप में फैलने के बाद ये वेस्ट एशिया में फैला, फिर साउथ ईस्ट यूरोप में फैला, उसके अलावा सेंट्रल एशिया, फिर 2019 में चाइना और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन एरियाज़ के अंदर ये फैलता चला गया। आगे अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि इज़ इट सेफ़ टू कंज्यूम मिल्क ऑफ अफेक्टेड कैटल। जो अफेक्टेड कैटल है उसके मिल्क को कंज्यूम करना क्या सेफ़ है? तो इसमें अगर डिस्कस करें तो पहली बात, अब तक जितनी भी स्टडी हुई हैं वो कोई भी दावा नहीं कर सकती, राइट। जितनी भी स्टडी हुई है उनके थ्रू हम ये नहीं कह सकते कि सेफ़ है, सेफ़ नहीं है, कुछ भी पता नहीं लगा है उन स्टडीज़ में, राइट। तो जो पहली बात हमें जो याद रखनी चाहिए वो है एक नॉन जूनोटिस वायरस है, एक नॉन जूनोटिस वायरस है, यानी कि ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है, तो हम पूरी तरीके से सेफ़ हैं क्योंकि ये वायरस कभी भी ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होगा। और दूसरी बात अगर हम देखें तो साउथ एशिया में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस रीजन के अंदर। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अगर मिल्क कंज्यूम करते हैं तो बॉयल करके करते हैं, और बॉयल करने से टेम्परेचर हाई होने के कारण जो भी वायरस है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर पैक्ड मिल्क भी अगर काम में लिया जाता है तो पेस्चराइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसे कंज्यूम किया जाता है, तो उसमें भी कोई चांसेस नहीं है, या फिर मिल्क पाउडर के रूप में इसे कंज्यूम किया जाता है जहाँ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे देखें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखे जा रहे हैं इस डिज़ीज़ के। सबसे पहले इस डिज़ीज़ ने जैसा कि मैंने बताया कैटल के ऊपर अफेक्ट करती है, तो इसने हमारे डेयरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कम होता चला गया। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, एनुअली हम 210 मिलियन टन्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब मिल्क प्रोडक्शन घटता जा रहा है। अकेले राजस्थान में 3 to 6 लाख, 3 से 6 लाख लीटर जो है मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है। मूवमेंट और ट्रेड बैन्स, ये जो कैटल है ये इनका मूवमेंट बैन कर दिया गया है और साथ ही इनकी ट्रेडिंग भी
बैन कर दी गई है। लाइवलीहुड्स ऑफ स्मॉल पोल्ट्री फार्मर्स डिसरप्टेड, जो छोटे पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो जीविका है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक कैटल है दुनिया के अंदर। आगे अगर हम देखें तो इसके इम्पैक्ट 16 स्टेट्स के अंदर ये इफ़ेक्ट कर चुका है। 16 राज्यों में पूरी तरीके से फैल चुका है। 16 राज्य की 197 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब तक 75,000 कैटल्स की डेथ हो चुकी है, जिसमें से अकेले राजस्थान के अंदर 50,000 है। तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है। आगे अगर हम देखें तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले वैक्सीनेशन। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी हमारे पास, तो क्या किया जा रहा है, हमने पहले देखा था कि जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है और गॉट पॉक्स वायरस है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, राइट, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। इस कारण इसका तो हमारे पास वायरस नहीं है, लेकिन इसका तो हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन है। तो इसकी वैक्सीन हम इस वाले वायरस को भी दे सकते हैं, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली, एक ही जीन्स है दोनों में, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो इस वक्त सरकार गॉट पॉक्स वायरस की डिजीज़ जो वैक्सीन है वो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस वाले अफेक्टेड एनिमल्स को दे रही है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है ICAR, उसने एक इंडिजिनस वैक्सीन डिस्कवर की है और वो सक्सेसफुल भी हो गई है। तो लगभग 2 to 3 मंथ्स के अंदर वो कमर्शलाइज हो जाएगी, वो हमारे मार्केट्स के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब आगे देखें तो मूवमेंट कंट्रोल करने पड़ेंगे हमें, एक से दूसरी जगह इन्हें ज़्यादा नहीं घूमने देना है, इनके मूवमेंट को कंट्रोल करना है, इन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल्स में कॉन्टेजियस है, राइट, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जल्दी फैलती है। तो क्वारंटीन, जिस तरीके से कोविड के दौरान लोगों को क्वारंटीन किया गया, अब इन कैटल्स को क्वारंटीन करना चाहिए, ठीक है। जो इनके शेड्स हैं, इनके शेड्स को हमें सैनिटाइज़ करना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जिस पॉन्ड से पानी पीती है उसके थ्रू भी ये वायरस फैला सकती हैं, जहाँ से खाना खा रही है उसके थ्रू भी। तो लगातार समय समय पर इंसेक्टिसाइड्स और ये सब स्प्रे करके इनकी शेड्स को हमें सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। साथ ही इसके स्टेक होल्डर्स के बीच में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी इस डिजीज़ से रिलेटेड। सर्विलियंस जोन्स बनाने पड़ेंगे, मास लेवल पर सर्विलियंस करवानी पड़ेंगी। जो कैटल्स इससे अफेक्टेड है उन्हें डिटेक्ट करके क्वारंटीन करना पड़ेगा और पूरा सैनिटाइजेशन चलाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग इन कैटल्स का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, राइट। और डेडिकेटेड कंट्रोल रूम्स और हेल्पलाइन नंबर्स अब सरकार चला भी रही है, और ऐसा चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए वो फीजेबल बनेगा, एक्सेसिबल बनाने के लिए इन वैक्सीनेशन जोन्स को और ये सर्विलेंस जोन्स को, इन सब को एक्सेसिबल बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स और कंट्रोल रूम्स का जो है लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब अगर हम हल्का सा देखें ये इंडिया में कैसे फैला, तो 2019 जुलाई 2019 के अंदर ये बांग्लादेश में आया था। जुलाई 2019 में ये बांग्लादेश में आया था, और बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, यहाँ पर इंडिया है। 2019 के जुलाई में ये बांग्लादेश में आ गया। अब आगे हम देखें तो जैसे हमें पता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो बड़ा ही पोरस है, वहाँ पर ट्रेड बहुत आसान है, राइट, एनिमल ट्रेड होता रहता है। तो अगले ही महीने अगस्त 2019 के अंदर ये इंडिया आया था, राइट। उस समय ये हमारे ओडिशा स्टेट के अंदर फैला, वेस्ट बंगाल इन एरियाज़ में फैला, और वहीं पर ये दबकर रह गया। लेकिन अभी 2020 के अंदर इस वक्त इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया, और ख़ास तौर पर पहले इसने हमारे ईस्ट इंडिया को अफेक्ट किया था, उस वाले ईस्ट बॉर्डरिंग स्टेट्स को अफेक्ट किया था। अभी इधर वेस्टर्न की तरफ आ गया है, राजस्थान इसका सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट हो रहा है। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। And thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.